हेलो दोस्तों, ये फिर लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का रिव्यू कर रहे हैं हम दोस्तों। इस वीडियो में आज हम 5 चीजों पर यहाँ फोकस करेंगे। फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या लेटेस्ट एनएवी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को किस हिसाब से रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उनको किस हिसाब से रिटर्न मिला है उसके बारे में बात करेंगे। पोर्टफोलियो में कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, हो सकता है आपको कुछ स्टॉक के आइडियाज भी आ जाए दोस्तों। पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंड के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो रिस्क आप क्या ले रहे हैं, रिस्क के पैरामीटर्स में फंड कैसा काम कर रहा है, और दोस्तों लास्ट में वर्डिक्ट कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले फंड के बारे में बात करते हैं। 9 जुलाई 2010 मतलब 11 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 11 साल से ज्यादा इनफैक्ट हो गए हैं इस म्यूचुअल फंड के, जब ये फंड शुरू हुआ था। और आज की तारीख में एक बड़ा फंड बन चुका है। 19,500 करोड़ का एयूएम मिरर एसेट इमर्जिंग फंड जो है आज मैनेज कर रहा है। और फंड के जो सक्सेस है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है इनके फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश सुराना। मिस्टर सुराना इस फंड को डे वन से मतलब जुलाई 2010 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और अभी इस फंड में उनका सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर अंकित जैन। तो ये फंड मैनेजर्स हैं। और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप म्यूचुअल फंड एनालिसिस करें तो जरूर फंड मैनेजर कितने पुराने हैं ये जरूर देखिए। फंड मैनेजर अगर 2-2 महीने में चेंज होते हैं, एक एक साल में चेंज होते रहते हैं, तो ये जनरली एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है दोस्तों। अब ये 13 अगस्त तक की ये एनएवी है, 100.45 है अगर आपने डायरेक्ट प्लान में किया है, और रेगुलर प्लान में किया है तो 92.7 की ये अभी एनएवी है। और एनएवी तो जैसे 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 ट्रेडिंग डे होते हैं तो ये चेंज होती रहती है दोस्तों। बट एक चीज है जो हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान में एनएवी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहां पर आपको चूंकि जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं देना पड़ता है। अब फंड जो है यहां पर जो बीट करने की कोशिश करेगा, जो उनके बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। तो हम देखेंगे कि फंड ने क्या अपने बेंचमार्क को क्या बीट किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों ये है परफॉर्मेंस, ये है एसआईपी परफॉर्मेंस। अब देखिए आपने डे वन से अगर इस फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, मतलब 11 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो 13,20,000 आपने टोटल यहां पर इन्वेस्ट किए होते, ठीक है। और आज उसकी मार्केट वैल्यू होती लगभग, जी हां, लगभग 54 लैक्स के आसपास, अगर आपने डे वन से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता। और फंड का रिटर्न है ऑलमोस्ट 24% डे वन से। और जो बेंचमार्क का जो रिटर्न है, जो हमने बात की निफ्टी 250 जो था, उसका रिटर्न है 16.48। तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एडिशनल बेंचमार्क जो सेंसेक्स है 13.82, तो उसको तो ऑलमोस्ट 10% से इस फंड ने बीट किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से जरूर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है दोस्तों। और यहां पर मैं एक लाइव सेशन भी लेने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में कैसे वेल्थ क्रिएट हो सकती है दोस्तों। नीचे लिंक दी हुई है, आप उस लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी उम्र 20s में है, 30s में है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी दोस्तों। अब देखिए फंड ने 10 साल या 7 साल की भी जब अगर आप बात कर रहे हैं, तो फंड का जो आप रिटर्न है वो आप देखिए 24.56 और लगभग 22%। और उसने अपने एडिशनल बेंचमार्क को बीट किया है। पिछले एक साल की बात करें दोस्तों, यहां पर ही मैक्सिमम इन्वेस्टर गड़बड़ कर जाता है कि वो पिछले 6 महीने, एक साल का रिटर्न देखते हैं, जो कि इतना कम समय है कि कोई भी फंड को देखा नहीं जा सकता है। बट इस फंड ने पिछले एक साल में भी अपने बेंचमार्क और एडिशनल बेंचमार्क रिटर्न्स को पीछे किया है। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल की बात करें तो फंड का रिटर्न है 20.78, जबकि जो बेंचमार्क है उसका 16% है। मतलब आप यहां देख सकते हैं 4% से ऊपर फंड ने ओवर परफॉर्म किया है। और एडिशनल बेंचमार्क जो है बीएसई सेंसेक्स, उससे तो ज्यादा ही किया है। तो मतलब एक चीज जो हमको समझ में आ रही है इन डेटा के बेसिस में कि फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, फंड में जिसको बीट करना था उसको बीट किया है। तो दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप फंड की एनालिसिस करें तो फंड ने क्या अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है। अब पोर्टफोलियो के बारे में बात कर देते हैं कि मिस्टर सुराना ने इस पोर्टफोलियो में कैसे क्या क्या स्टॉक्स रखे हैं। टोटल 65 स्टॉक्स रखे हैं। टॉप 10 स्टॉक्स जो है 38.3% है, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है टॉप 10 स्टॉक्स पर। और
अभी ये जुलाई के महीने में जो नई बाइंग जो उन्होंने की है वो है किम्स की, जिसका आईपीओ आया था, जोमेटो की, उसका भी आईपीओ आया था, मदरसन सुमी, ये एक नई बाइंग है। फिर एनटीपीसी जो है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया था, लेकिन नई बाइंग वहां पर भी उन्होंने की है। डीमार्ट और टाइटन मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट जो है अभी भी पोर्टफोलियो में है, लेकिन वो ऑलमोस्ट आउट हो गया है, मतलब एकदम ना के बराबर है। फंड में बैंक्स जो है 21.2% और सॉफ्टवेयर लगभग 10% है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 होल्डिंग कौन सी है इस म्यूचुअल फंड की दोस्तों। तो क्योंकि इन 10 के ऊपर ही बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि देखिए 65 स्टॉक्स है, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स ही लगभग 40% है। तो देख देख लेते हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंफोसिस है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर भारती एयरटेल है, जेके सीमेंट, फिर एम्फासिस है, टाटा स्टील है, वोल्टास है। तो ये टोटल 10 नाम है जो फंड के जो फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छा हो गया खराब, ये बहुत हद तक ये 10 नाम तय करेंगे दोस्तों। अब मैं रिस्क के बारे में बता दूं, रिस्क समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद रिस्क को शायद पीछे रख देते हैं, सिर्फ रिटर्न के पीछे जाते हैं, लेकिन रिस्क के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां मैं आपको जस्ट बेसिक आपको आइडिया दे दूं। नंबर्स पर हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा। तो जो जो शार्पे रेशियो है वो हमेशा आप ध्यान में रखिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम होना चाहिए। मैं कभी से एक एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं इसका लॉजिक भी बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने पुराने वीडियोस में बहुत इसको डिटेल में भी बताया है दोस्तों। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो शार्पे रेशियो आप देखिए, जो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप और इंडेक्स जो है S&P 200 BSE 200 उससे ज्यादा है, तो रिस्क यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर रहा है फंड, पॉजिटिव मैं यहाँ ले सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से कम है और इंडेक्स के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक ठाक है, ठीक है। अपसाइड कैप्चर बहुत जरूरी है। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है, मतलब इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो फंड 115 पॉइंट ऊपर जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैटेगरी 101 पॉइंट ऊपर जाती है लेकिन फंड और ऊपर जाता है। लेकिन अगर मार्केट कभी 100 पॉइंट नीचे गई तो जरूरी नहीं है ना हमेशा फंड ऊपर ही जाए, नीचे भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, वोलाटाइल है। तो ये फंड 84 पॉइंट नीचे जाता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रोलिंग रिटर्न के हिसाब से ये कैप्चर्स जो है वो निकाले जाते हैं। तो कम नीचे जाता है तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको एक बहुत बड़ा एक मिथ है कि म्यूचुअल फंड में 10% 12% मिलना ही चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने हो सकता है -5% रिटर्न दिया, लेकिन आपको तब उसको देखना है कि उसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। समझ लीजिए बेंचमार्क ने 0% रिटर्न दिया और फंड ने -5% रिटर्न दिया, तो फिर तो फंड ने खराब परफॉर्मेंस किया ही है। लेकिन बेंचमार्क ने -10% रिटर्न दिया है और फंड ने -5% रिटर्न दिया है, तो मुझे लगता है फंड ने बहुत ही अच्छा किया है। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल आपको समझना है जब भी आप किसी भी फंड की एनालिसिस करते हैं, डेटा को जानते हैं। लास्ट में दोस्तों वर्डिक्ट, ये जो फंड है ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है, मतलब 35% से ऊपर जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, 35% से ऊपर वो मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव यहां पर ये हो जाता है कि एक बड़ा सा एक यूनिवर्स 250 स्टॉक का, क्योंकि टॉप 100 स्टॉक्स जो है वो लार्ज कैप के है, फिर 101 से 250 जो है वो मिड कैप के स्टॉक है, तो एक बड़ा यूनिवर्स रहता है जो कि एक अच्छी बात है। तो रिस्क भी ज्यादा, इक्विटी है तो रिस्क भी ज्यादा है, तो इसलिए मॉडरेटली जो रिस्क एपिटाइट जिनका ज्यादा है उनके लिए ये फंड ठीक हो सकता है। लार्ज और मिड कैप जो इमर्जिंग बिजनेसेस है वहां पर ये फंड अभी इन्वेस्ट कर रहा है। रिटर्न्स हमने देखे, रिटर्न्स कॉन्सिस्टेंट रहे हैं और अपने जो बेंचमार्क हो, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, इंसेप्शन हो, फंड ने बीट किया है, तो रिटर्न में चिंता नहीं है। हमने रिस्क भी देख लिया जहां पर फंड ने रिस्क को भी अच्छे से मैनेज किया है, चाहे वो यहां पर शार्पे रेशियो हो, अपसाइड कैप्चर, डाउनसाइड कैप्चर हो, और लगभग बराबर का ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो रिस्क भी इसने मैनेज किया हुआ है। तो एक चीज है कि जो इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब आजकल 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन वैसा नहीं होता, 3 साल 5 साल का सोचते हैं, वो इसको ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा। बहुत लोग जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एज 60s के पास है, 70s के पास है, तो इक्विटी में चूंकि रिस्क ज्यादा है और उस समय में उनको एक्यूमुलेशन हो गया होता है, तो उस समय में
इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो वहां पर अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 20s है या 30s है, कैरियर शुरुआत कर रहे हैं, कैरियर में 3-4 साल ही हुए हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म का देख सकते हैं, क्योंकि कैरियर 10-15 सालों का है और हमने देखा है 54 लाख रुपीस इस फंड ने बनाकर दिए हैं। ठीक है, भविष्य में हम नहीं बता सकते कि 54 लाख बनेंगे कि नहीं, बट एक आइडिया दिया है इस फंड ने कि अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको उस हिसाब से दिया हुआ है। तो लास्ट में अपना एसेट एलोकेशन को हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी जो चीजें हैं एक ही बास्केट में डाल देना बहुत ही रिस्की हो जाता है। सब कुछ रखिए, इक्विटी भी करिए, म्यूचुअल फंड्स भी देखिए, म्यूचुअल फंड्स में भी डेट कैटेगरी भी देख सकते हैं, इक्विटीज भी देख सकते हैं। आपकी जैसे रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से एसेट एलोकेशन का जरूर पालन कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। जो हमारा जो म्यूचुअल फंड पर जो मास्टर क्लास जो हम कर रहे हैं वहां पर आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।